ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। अब हमने वीडियो का समय कम कर दिया है। जो आगे पीछे की बातें थी और थी, और समझाइश काफ़ी कर चुका हूँ, काफ़ी जनरल एजुकेशन काफ़ी दे चुका हूँ और देते रहेंगे समय समय पर। कुछ वीडियो ही उस पर बनाया करेंगे, जनरल एजुकेशन पे चर्चा करके, और वीडियो उसे बनाएंगे, है ना। तो क्योंकि जब बहुत से लोगों की ओपिनियन थी कि साहब थोड़ा छोटा बनाओ, समय बहुत लग जाता है हमको, तो चलो खैर मान ली उनकी बात कि मान ली। अब बजट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जनता के विचार क्या, व्यूज़ क्या है, मीडिया के विचार क्या है, जनता के विचार क्या है, मेरे विचार क्या हैं। तो कुल मिलाकर के जनता इस बजट से नाराज। हालांकि मोदी जी काफ़ी बुद्धिमान आदमी हैं। मैडम निर्मला तो एक समझो उनकी एक बाबू है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मोदी जी की एक फाइनेंशियल क्लर्क है वो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो वो कहते हैं कर देते हैं। तो उन्होंने इतनी होशियारी से बजट किया है, और हर राजनीतिक दल की, इनकी नहीं, हर राजनीतिक दल की एक नीति रही है कि शहरी मिडिल क्लास का शोषण करो और उसको अपना वोट बैंक बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को बांटो जिनसे वोट प्राप्त हो सके। उस नीति के तहत ये सब किया गया है। लेकिन बुरा करने की और शोषण की भी एक सीमा होती है। उस शोषण के बाद में विस्फोट हो जाता है। हमारा ये मानना था कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में, 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र का चुनाव बहुत मायने रखता है। महाराष्ट्र में बॉम्बे, पूना, नागपुर और साहब आपके अहमदनगर, इनमें ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स खूब है, और इसमें मतलब इन्वेस्ट खूब है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी नाराज़गी का कारण पैदा कर लिया है। ये बात सही है कि आज इन्वेस्टर के सामने भी कोई चारा नहीं, इन्वेस्टमेंट करने का और कोई तरीका नहीं बचा है। आप टैक्स बढ़ाइए, लेकिन टैक्स छूट भी दीजिए। वॉल्यूम क्रिएट्स वैल्यू, वैल्यू डज नॉट क्रिएट वॉल्यूम। जितने टैक्स की ज़्यादा, लेकिन इन्होंने ये देख लिया कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो भी सजेस्ट करने वाले, वो ये कहते हैं कि साहब ऐसी जगह टैक्स लगाओ जहाँ से वसूली आसान हो। तो शेयर बाज़ार से वसूली आसान है, रिकॉर्ड पेमेंट है सारी। किसी ये रिटेल के जो दुकानदार हैं, मिठाई वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, खोमचे वाले भी हैं, चाहे वो किराने वाले हैं, कपड़े वाले हैं, बर्तन वाले हैं, जनरल स्टोर्स हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो प्राइवेट अदर देन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, प्रोप्राइटरशिप में हैं, उनसे कसूल करके बताओ ना, देखेंगे। तो ये जानबूझ के लगाया गया टैक्स है, और इनको मालूम है जाएगा कहाँ आदमी। और अब एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया इन्होंने कि कोई आने वाली सरकार भी इसको बदलेगी नहीं। हालांकि मोदी जी की सरकार से थोड़ा मन खट्टा हो गया इस बजट से लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं मोदी जी का, आई एम प्रो मोदी, आई एम प्रो बीजेपी, आई एम प्रो मोदी, आई टेल यू क्लियरली। लेकिन इस बजट से मेरा भी मन खट्टा हुआ है। लेकिन मेरे सामने भी कोई विकल्प नहीं है। और मैंने तो काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़े होकर के योगी और मोदी के दीर्घायु होने की, 200 साल तक दीर्घायु होने की मैंने कामना की थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा करेंगे। तो जब मेरे प्रति दिल में ये आ सकता है, तो आप बताइए आम आदमी के दिल में क्या आएगा। लेकिन कोई विकल्प नहीं है। माँ बाप जिसको मारेगा, सरकार माँ बाप होती है जनता की। माँ बाप अगर कोई मारेगा तो जाएगा कहाँ वो आदमी। मीडिया खुल के बोल नहीं रहा, क्योंकि उनको उनकी नौकरी की चिंता है। वो यही कहते हैं कि भाई अब जो ठीक है, कमाई में से तो देना। मैं भी अब यही करके संतुष्टि करूँगा, और आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप संतुष्टि कीजिए, अपने आप को संभालिए, और जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें अपने आप को सेटअप कीजिए। और कोई विकल्प नहीं है। राजा, किंग कैन नेवर डू। राजा ने जो कुछ कर दिया सही है भाई, अब क्या इलाज, उसका कोई अपील ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ऐसी सूरत में ये अच्छा एक्शन नहीं था। और इन्होंने बजाय जो कुछ किया है ना, जितने लोगों को खुश किया, खुश कोई भी नहीं हुआ है।
ये अप्रेंटिस की नौकरी 10-11 हज़ार रुपये की लगा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन लोन, ये सब व्यवस्थाएं पहले से हैं, मतलब कोई नई बात नहीं है इसमें। 14 शहर बसाएंगे, इन्होंने 100 रेलवे स्टेशन बनाने की बात कही थी, 400 रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करने की, अभी तक तो एक भी हुआ नहीं है। मतलब इवन जो दिल्ली, जो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है, उसका ही रेलवे स्टेशन मतलब मॉडर्नाइज नहीं हो पाया। आप पानी नसीब नहीं है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पीने का। आई हैव बीन देयर फॉर सो मेनी टाइम्स। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरे विचार से ये बजट ठीक नहीं है और उसके परिणाम मोदी जी को भुगतने पड़ेंगे, चाहे कितनी भी होशियारी कर लें। और मैं वोट बीजेपी को दूंगा, ये पक्की बात है। आई एम ए मैन ऑफ बीजेपी, आई एम बॉर्न बीजेपी। लेकिन जनता नहीं देगी, मैं भी क्या कर सकता हूँ। मेरे को पार्क पर भी लोगों ने कहा साहब ये बजट अच्छा नहीं आया, मुझे हाँ करनी पड़ी है, वाकई अच्छा नहीं है बजट। शोषण है ये, मतलब एक्सप्लॉयटेशन है। तो खैर जो भी हुआ सो हुआ, अब तो कुछ ऐसा काम करो। मैंने आईटी के शेयरों में इन्वेस्टमेंट क्यों किया था कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट जो आएंगी वो गरीब कल्याण गवर्नमेंट आती हैं, और गरीब कल्याण क्या करती हैं, बड़ों मीडियम क्लास से छीनती है और उनको देती है, मतलब वोट के लिए। इसलिए मैंने आईटी सेक्टर को मैं ज़्यादा फेवर करता हूँ। ना तो डेट का झगड़ा है वहाँ, ना कोई डेट है, ना कोई ब्याज का झगड़ा है, ना कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब कारणों से मैंने आईटी सेक्टर में मेरा बहुत एक लंबा पैसा लगा दिया। तो दोस्तों जो भी है अपने आप को संभालिए और इस व्यवस्था में अपने आप को सेट करते हुए एक ऐसी रणनीति बनाइए कि ठीक है अब कमाई में से जो जाएगा भाई, और हमारी वेतन में से, हमारी पेंशन में से भी जितना सब बचेगा, बाकी ठीक है ले जाओ ये गवर्नमेंट के हाथ में। ये बात, दैट्स ऑल। अब जो भी है, खैर जो भी है, लोग निपटेंगे, हमको क्या है, जो किया है अपना आप पाएंगे, सजा पाएंगे अपने आप, क्या दिक्कत है। खैर लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जो अगर मान लीजिए आज मोदी जी की सरकार को हटा दिया जाए, पब्लिक हटा दे, वो दूसरी सरकार कैसी सुंदर है, ये जो कुछ हो रही है, ये जो शेयर बाजार चल रहे हैं, जो इकोनॉमी चल रही है, ये भी नहीं चल रही, ये फेल हो जाएगी। वो तो इतने ख़राब हैं, पूछो ही मत यानी। तो देश की जो अमेरिका जैसी लीडरशिप थोड़ी है कि वहाँ कोई भी राष्ट्रपति आवे, किसी भी सरकार की सरकारें बने, किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें बने, वहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो खैर एनीवे, अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो एक ऐसे शेयर पे करेंगे जिसने पिछले 9 सालों में, नहीं पिछले 9 साल कहाँ, पिछले 4.5 साल में पैसे को 10 गुना कर दिया। मनी इन्वेस्टमेंट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 9.5 टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 4.5 years। और अभी भी थकान नहीं है, अगले 5 साल में फिर 10 गुना होगा। आप कहोगे जी ऐसा कौन सा शेयर है जो इतना आप श्योरिटी से करो। ये मेरी तरफ से कोई वचनबद्धता नहीं है। जो पिछली ट्रेंड है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो कंपनी के प्रोडक्ट की आवश्यकता है, महत्व है और कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट है, उसको देखते हुए मैं ये प्रोडक्शन नहीं देता हूँ, प्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। और आप खरीदें उस शेयर को तो भी अपने हिसाब से खरीदें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खरीदें। जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एक एनालिसिस है और ये एजुकेशन पर्पस है। इसलिए आप प्लीज़ जो भी करें, जो अपने हिसाब से करें। मेरा काम आपको बताना है, आपका ध्यान आकर्षित करना और उस शेयर के बारे में हर एक बिंदु के ऊपर आपको स्पष्ट कर देना। तो आज हम चर्चा करेंगे एफएल इंडिया की। आपने नाम खूब सुना होगा, टीवी पर इन पर भी काफ़ी प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन केवल मात्र प्रशंसा से आदमी संतुष्ट नहीं होता और नहीं होना भी नहीं चाहिए। वन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द एप्रिसिएशन ओनली। कभी भी कोई आदमी ये कह दे कि साहब आप तो मतलब टीसीएस खरीद लो, उससे सेटिस्फाई मत होइए। उस आदमी से ये भी पूछिए कि आप इस टीसीएस को जो कह रहे हैं खरीदने की, क्यों कह रहे हैं, द रीज़न शुड बी कोटेड बाय हिम। तो अब चलते हैं कि सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि एफएल कंपनी क्या बिजनेस करती है। एफएल कंपनी का जो बिजनेस है वो टेक्निकल वे में कई लिखा रखे हैं, लेकिन जो मोटे रूप में नटशेल में जो उनका बिजनेस है वो मोबाइल के ऊपर एडवर्टीजमेंट देना।
और ये आपने देख ही लिया होगा मोबाइल पे एडवर्टीजमेंट की क्या हालत है। बैंक का बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंक खाते को ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेट पे, खट सामने एडवर्टाइजमेंट आता है। कोई भी न्यूज़ खोलते हैं, मनी कंट्रोल खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, सब खट आ गया। क्या करो? तो एडवर्टाइजमेंट का अच्छा, मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट बहुत आसान है उनके लिए और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है। ये होर्डिंग्स लगाएंगे कहीं पर, एक होर्डिंग को लगाने पे लाखों रुपये खर्च होता है और एक होर्डिंग से पार भी नहीं पड़ती। लेकिन मोबाइल को तो एक बार कहने की देर है, पूरे सारे मोबाइल पे चला जाता है। तो वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी का एक द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड सिस्टम है। तो दोस्तों, एक तो खुश रहिए, बजट से नर्वस मत होइए, इससे आपके तंदुरुस्ती पर, इसकी सोचने की आपकी निर्णय शक्ति प्रभावित हो। प्रभावित मैं भी हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया है। दिस इज द पोजीशन कि भाई जो कुछ है, माई सन इज डिप्रेस्ड, मैंने उसको भी कहा कि डोंट बी डिप्रेस्ड, जो कुछ है संभालो, अपने काम में लगो, और जो ठीक है जितना बचेगा उसी में काम चलाएंगे अपन। दैट इज द पोजीशन। तो स्थिति ये है कि अब इस कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात यह है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,833 करोड़ रुपये, फ्रेश वैल्यू 2 रुपये, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2%, बुक वैल्यू 178 रुपये है। नई कंपनी है, 5 से 7 साल पुरानी, बुक वैल्यू 178 रुपये है और 52 वीक्स हाई लो 988 से 1465 की रेंज में है और इसका प्रेजेंट मार्केट रेट 1414 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी इज नॉट पेइंग एनी डिविडेंड। कंपनी इज डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है, कोई कर्ज नहीं। IT कंपनी है, हाई टेक्नोलॉजी IT कंपनी है, कोई डेट नहीं, बिकॉज दे नीड नॉट एनी कैपिटल फॉर वर्किंग। वो एक मामूली छोटी कैपिटल चाहिए, इतना सा तो कैश जनरेट होता रहता है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ। इसने पिछले 5 सालों में 43.5% प्रतिवर्ष के हिसाब से कंपाउंड ग्रोथ दी है। मतलब मेरा ख्याल तो कोई 10-5 ही कंपनी होंगी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर जो 5 साल तक लगातार 43.5% की गति से ग्रोथ देती रही। मतलब रियली वंडरफुल थिंग, रियली वंडरफुल। ढूंढे नहीं मिलती है भाई। 1 साल दे जाए, 1.5 साल दे जाए, 2 साल दे जाए, ये जो रेलवे के जो कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, जिनके काफ़ी संगीत गाया जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है, जिनके लिए रोजाना टीवी पर, उनकी ग्रोथ तो देखो जरा क्या है, और उनका पी रेशो तो देखो। इसका पी रेशो तो बिल्कुल काबू में है। मतलब अब इसके फाइनेंशियल डेटा पे विचार कर लेते हैं। मार्च 2024 की क्वार्टर वाइज सेल, क्वार्टर की देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर की सेल की वर्किंग देख लेते हैं। मार्च 2024, जून 2024 के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। लेटेस्ट क्वार्टर मार्च 2024 था। 506 रुपये की सेल थी। पिछले क्वार्टर में यानी दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में 499 करोड़ की सेल थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.25% की सेल में ग्रोथ आई। ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% पे स्टेबल है। अदर इनकम 27 करोड़ थी इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ थी। और नेट प्रॉफिट 87 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 77 करोड़ रुपये था। इस क्वार्टर में EPS 6 रुपये 24 पैसे है और पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 48 पैसे थे। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10% की ग्रोथ आ गई, 10-12% की ग्रोथ आ गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रियली वंडरफुल, रिमार्केबल थिंग। एनुअल सेल्स
एनुअल सेल्स है जो मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ उसकी वर्किंग की बात करते हैं। 1843 करोड़ रुपए की सेल है। लास्ट ईयर 1434 करोड़ की सेल थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 360 करोड़ है और लास्ट ईयर यानी वित्तीय वर्ष 23 में 288 करोड़ रुपए था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, ये अदर इनकम 57 करोड़ थी, लास्ट ईयर 54 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 297 करोड़ है, जो लास्ट ईयर 245 करोड़ रुपए था, यानी करीब 50 और 2 यानी 20-21% की नेट ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर। और ईपीएस आई है 21 रुपये 20 पैसे, जो 18.36 लास्ट ईयर थी ईपीएस। इस हिसाब से रिमार्केबल वंडरफुल ग्रोथ है कंपनी में। सबसे बड़ी बात यह, कंपनी में कोई खतरा नहीं है, कंपनी पर कोई डेट नहीं है, कंपनी की माली हालत शानदार है और हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है और कोई इसका पीयर कोई नो पीयर इज लिस्टेड इन इंडिया। स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 22% और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 29%। होल्डिंग्स जो हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग 55.14% है, जो 1.78% घटी है। FIIs की जो होल्डिंग है वो 15.30% है, जो 0.51 बढ़ी है। DIIs की होल्डिंग 16.21 है, जो 1.49% घटी है। यानी जो मैनेजमेंट ने शेयर बेचे ना, उसको हाथों हाथ DIFI ले गए। तो इट शोज कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है इसके अंदर। और ये जो इंस्टीट्यूशन देखिए, IPO में चाहे कुछ भी लगा जाए कर जाए, लेकिन जो मार्केट से पिकअप करते हैं ना शेयर, ये एक काफ़ी थोरो एग्जामिनेशन की बात करते हैं। और पब्लिक की होल्डिंग 13.33%। जनवरी 2020 को इस शेयर का रेट 150 रुपये था। ये 10 पेड अप शेयर था, तो इसको 2 पेड में कन्वर्ट करके इस तरह से इसका प्राइस एडजस्टमेंट जनवरी 2020 को 150 रुपये था और आज है 1400 रुपये, यानी कि एप्रिसिएशन आया 9.33 टाइम, 4.5 साल मात्र में। तो माय डियर सर, यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड यू कैन सी द एप्रिसिएशन इन द कंपनी। वंडरफुल है। और अब खरीदने करने की तो मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन शानदार चीज़ है, ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, ब्रांड है, मैनेजमेंट है। 4 चीज़ जो मैं बताता हूँ, चारों चीज़ें मान दीजिए, मैनेजमेंट, ब्रांड, टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ, चारों चीज़ें मौजूद हैं इसमें। और अथाह स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप इज देयर इन दिस। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज अब आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, कल मिले।